रशिया और चाइना अब हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से अब बयानात जो हैं वो तेज़ हो चुके हैं और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि रशिया की जानिब से जो कहा गया कि कल काफ़ी सख्त किस्म के बयानात आए हैं कि अब जिस तरीके से जंग को बनाया जा रहा है, जो मामला किए जा रहे हैं, उसमें हम भी सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। फिर आप ये भी देख रहे होंगे, अब्बास इराक्ची साहब का एक इंटरव्यू भी चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया है। जब उनसे पूछा है कि मिलिट्री एड या सपोर्ट भी मिल रही है इन ममालिक से, तो उन्होंने कहा कि मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। आप इनके किरदार को आने वाले वक्तों में किस तरह से देख रहे हैं और ओवरऑल अब ये किस जानिब जा रही है, जब गल्फ़ कंट्रीज़ ख़ास तौर पे उनकी जानिब से ये इतलात आना कि रिव्यू कर रहे हैं जो उन्होंने मिडल ईस्ट में सदर ट्रंप ने दौरा किया था और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मामला आए थे और डिफेंस जो पैक्ट हो रहे थे उसके हवाले से, अगर वो निकलते हैं तो कितना बड़ा धचका होगा ये सदर ट्रंप के लिए और अमरीका के लिए? देखिए, हम ना आज 7वां दिन है ये जो ईरान के ऊपर जंग थोपी गई है जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने, और जो अहदाफ बुनियादी तौर पे मुकर्रर किए गए थे, और बिल्कुल सही कह रहे हैं चिश्ती साहब के वो गुरूर और एरोगेंस के बात ही कोई नहीं, 4 दिन में मार के वापस आ जाएंगे और फतह का निशान बनाएंगे, कहेंगे देखें नीचे लगा लिया। ये बिल्कुल उलट हो गया। अब 2 बातें हो रही हैं, एक तो है कि जंग लंबी होगी और जो उनके अहदाफ थे कि जी शॉर्ट टर्म में करके आ जाएंगे, फतह कर लिया हमने, अपनी बातें मनवा लेंगे, वो नहीं हुई। दूसरी बात भी रजीम चेंज वाली भी नहीं हो सकी। बड़ी कोशिश की, इनका ख्याल था इतनी तबाही फेरेंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और कहेंगे जी आप जाएं और हम एक्सेप्ट करते हैं किसी हुकूमत को, वो भी नहीं हुआ। तीसरी अटैम्प्ट अब कर रहे हैं कि कुर्दों को मिला के कोई गेम करना चाहते हैं। देखिए, कुर्दों की एक बड़ी तादाद हम ना 4 मुल्कों में रहती है, अपना सीरिया में रहती है, टर्की में रहती है, ईरान में रहती है और इराक़ में रहती है। अब इराक़ कहा जा रहा है कि इराक़ के जो कुछ लोग हैं उनको शामिल करके, जो बिकने वाले हर जगह मिल जाते हैं लोगों को, उनको कहा जा रहा है कि आप लीड करें, और इधर से जो ईरानी बलोचिस्तान में जो लोग हैं उनको शामिल करके तो चाह रहे हैं कि सब कुछ हो, लेकिन होता नज़र नहीं आ रहा। अब ना वन वर्ड तो इसके बारे में यही है कि अथॉरिटेटिव इग्नोरेंस में कहूँगा कि इनकी ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की भी और इनकी पूरी टीम की भी, कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को जान ही नहीं सके। और जो चिश्ती बात कर रहे हैं मोरालिटी की, तो पीट हेग्सेट क्या कहता है, वज़ीर दिफ़ा कहता है जी ठीक है, जब बताया कि जी बेगुनाह इनोसेंट मर रहे हैं, 170 बच्चियाँ मर गई, उन्होंने कहा सो व्हाट, ये तो जंग में होता ही है। तो ये क्या चीज़ बता रही है कि ना मोरालिटी है, ना कोई प्लानिंग है, और सिर्फ जिसको कहना चाहिए कि एक गुरूर के साथ आए थे कि अपनी मर्ज़ी करवा लेंगे, वो नहीं हुआ। अब देखें जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी मेरी मर्ज़ी का आप, मतलब दुनिया के लोग हंस रहे हैं, आज दुनिया का मीडिया हंस रहा है, सिविल सोसाइटी, लिखने वाले, बोलने वाले, कि एक इतना पावरफुल अमेरिका का सदर एक छोटे मुल्क को कह रहा है कि भाई तुम मेरी मर्ज़ी, वो कहते हैं मेरी मर्ज़ी का बंदा नहीं है खुमैनी का बेटा, मुझसे पूछो। तो देखें, ये वो मेरा ख्याल है माज़रत के साथ हरकतें हैं जिसको मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ इन लफ्ज़ों को, लेकिन ये इतने बड़े लीडर के बारे में ये कहना कि जो हरकतें हैं वो किधर लेके जाएंगी। अब ना मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बयान आया ना, वो है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के गुतरश साहब का। वो कहते हैं कि दहाइयों के बाद मैं एक न्यूक्लियर लड़ाई दुनिया में होते देख रहा हूँ। अभी देखें, ये जो आप सवाल कर रही हैं इसको कनेक्ट करें डॉट कि चाइना और रशिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। रोज़ हम बातें करते रहते हैं, और ये तो बातें हम हैं कि जिस तरीके से इन दिनों में पिछले 2-2.5 माह से चाइना ने, रशिया ने, नॉर्थ कोरिया ने बेतहाशा असला उनको दिया है, चाइना ने ख़ास तौर पे दिया है। कंटेनर के कंटेनर जो है ना वहाँ गए हैं, कब कैसे इस्तेमाल होंगे ये देखने वाली बात है। मेरा ख्याल है हम ना देखें, अब सारे मामले को इस तरह देखना चाहिए कि एक तो इजराइल कामयाब हो गया मुसलमानों में लड़ाई कराने के लिए, उनको इस जंग में घसीटने में, और दूसरी तरफ अब थोड़ी सी सेंस प्रिवेल कर रही है। बार बार इराक़ी साहब कह रहे हैं, उनके सदर कह रहे हैं, फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी हमने नहीं अपना आपकी जो सिविलियन साइड पे हमने की है। इवन अज़रबाईजान से भी उन्होंने कहा है कि हमने नहीं मारा। अब ये कहा जा रहा है कि रॉ के एजेंट हैं, ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। एक सवाल अब ना मेरा ख्याल है मैं पूछता हूँ, चिश्ती साहब माशाल्लाह बड़ी रिसर्च बेस सारी इनकी, बहुत सारी प्रेडिक्शन भी इनकी जो है ना वो कहना चाहिए कि सच साबित हुई हैं। चिश्ती साहब, ये सारे मामले में एक तो मुझे बड़ी हैरत होती है, भले सेंक्शन में थे 45 साल से, क्या ईरान की एयरफोर्स सिरे से नहीं है? कोई जहाज़ ही नहीं उनका, कुछ हम सुन ही रहे कि उनके कुछ जहाज़ उड़े हैं, कोई और कुछ नहीं। तो मतलब आप अपनी फ़िज़ाओं में थोड़ी सी तड़ी दिखाएं आके, वो नज़र नहीं आ रही। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा। और कल तो कुछ फुटेज ऐसी भी आई हैं जहाँ पे उन्होंने मारा है, वो बिल्कुल गज़ा लग रहा है कुछ ईरान के से, इतने बुरे तरीके से उनको मारा। एक तो ये बताएं, और दूसरा ये जो चाइनीज़ असला वसला सारा कुछ आया है, आपको लगता है ये कहीं इस्तेमाल होगा ईरान की तरफ से? शाम साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन उठाई है कि एयरफोर्स कहाँ है, ये नहीं है। पहली बात तो ये मैं क्विकली बता देता हूँ कि उनकी अपोजिशन एयरफोर्स है कहाँ या कितनी है इस वक्त। चंद उनके पास F-14 है जो शाह ईरान के ज़माने में के है, तकरीबन 65-70 साल हो गए जब ये इंडक्ट हुआ था जहाज़। उसके बाद उनके पास MiG-29 है और F-4 फैंटम है।
सबसे दो जो जहाज हैं फैंटम और F-14 है, ये अमेरिकन हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स तो डे 1 से बंद हैं और कैनबलाइज करके कुछ देर उड़ाते रहे, उसके बाद उनके लिए मुश्किल हो गया। मिग-29 भी तकरीबन 45 साल पहले के पुराने जहाज हैं, वो भी मेंटेन उस तरह नहीं हो रहे। लेकिन उसकी मेरी एक रीजनिंग भी है, मैंने भी बहुत रिसर्च की, जाहिर है मेरा एयर पावर ज्यादा सब्जेक्ट है, क्लोज टू माई हार्ट। तो मुझे ये समझ आई है कि ये बुनियादी तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोकल एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर अमेरिका के पास जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा था कि इनको लगता था कि हम अपनी टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों दें अपनी एयर स्पेस के अंदर एयरफोर्स की। नंबर 1 डिमोरलाइजिंग होता अगर जहाज गिरते। नंबर 2 दूसरा जहाजों का रोल होता है ऑफेंस लॉन्च करना। ऑफेंस लॉन्च करने के लिए उनको चाहिए था, अभी तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मिडिल ईस्ट के मुल्कों को टारगेट किया, लेकिन असल तो टारगेट करना था उन्होंने इजराइल को। तो आप देख रहे हैं कि पिछली जंग भी हमने देखा कि इजराइल तक पहुंचने के लिए उनको सीरिया या जॉर्डन या इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी पड़ती थी, वो किसी ने करने नहीं देनी थी इनको। और ना इनके पास एयर टू एयर रिफ्यूलर है कि ये जो तीनों जहाज मैंने बताए ये वहां तक पहुंच सके बगैर रिफ्यूलिंग के। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि हम सर्वाइवेबिलिटी अपनी प्लान करें ज्यादा सरफेस टू सरफेस मिसाइल में या सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर। तो ये जस्टिफाई नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं कमेंट कर रहा हूं कि एक ये रीजन मुझे लगती है कि जिसकी वजह से उन्होंने एयरफोर्स पे इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि पासदारान इनकलाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एयर स्पेस और एयर पावर की तमाम मैनेजमेंट पासदारान इनकलाब के पास है। इंडिपेंडेंट उनकी एयरफोर्स नामी कोई चीज नहीं है, मतलब एयरफोर्स है लेकिन डिसीजन मेकिंग सारी पासदारान इनकलाब के पास है, पहली बात। दूसरा जो आप कह रहे हैं चाइना वाला फैक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का जितना मैं डीपली, खासतौर पर पिछले 7 महीने से मैं भी बड़ा क्लोजली इसको रिसर्च कर रहा था कि क्या कर रहा है चाइना। चाइना ने, एहतिशाम साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की है कि बहरी जहाज इनके आए हैं। वो कहते हैं कि कंटेनर के कंटेनर चिश्ती साहब आते हैं और आके बड़ी महफूज ईरान की किसी मुख्तलिफ जगहों में चले जाते हैं, ये सही बात है? एब्सोल्युटली जी। मैं अपनी भी एक डॉक्यूमेंट्री कुछ दिन पहले मेरे अपने चैनल पर भी बनाई थी मैंने, और उसका नाम ही ये मैंने रखा था, जंग से को 15 दिन पहले मैंने, उसका टाइटल था व्हाई ईरान यूएस वॉर इज गोइंग टू बी डेंजरस एंड डिफरेंट। वो डेंजरस और डिफरेंट मैंने यही बताया था एग्जैक्टली जो आप फरमा रहे हैं। मैंने उसमें ये कहा था कि पिछले 7 महीनों में खास तौर पर अमेरिका से जो जहाज, अमेरिका के खिलाफ जो तैयारी कर रहा है ईरान, चाइना से जहाज चलते हैं, बहरी जहाज, कंटेनर, सील्ड कंटेनर आते हैं, रास्ते में डिटेक्ट नहीं हो सकता कि उनके अंदर क्या है, पोर्ट से उतरने के बाद ऑल द वे इनको डीप डाउन टनल्स के अंदर ले जाया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।